नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा आपके ऑनलाइन परिवार साक्षी 247 में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में संविधान सभा के बारे में जाना था, उसमें उसको थोड़ा सा और विस्तृत करते हुए थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की आगाज करते हैं हम लोग। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। क्या संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है? और उस बैठक में क्या होता है? तो उस बैठक में कांग्रेस के और सभी अन्य दलों के कुल 208 सदस्य भाग लेते हैं। यह बैठक कहाँ होती है? तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में होती है। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, जिसके चलते संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष चुनने के बाद 2 और वैकेंसियां होती हैं जो उपाध्यक्ष के रूप में होती हैं। पहले उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी साहब, और पिछली कक्षा में मैंने जो नाम बता दिया था अल्लादी कृष्णा स्वामी या फिर वाई कृष्णमूर्ति राव, यह थोड़ा सा गलत था। इनका नाम, दूसरे उपाध्यक्ष का नाम था V.T. कृष्णमाचारी, और यह बैठक इसी दिन संपन्न हो जाती है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और सर्वसम्मति के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर को P.T. नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के बाद अनेक प्रकार से समितियां बनाई जाती हैं उसके अगली डेट पे, ठीक है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उस उद्देश्य प्रस्ताव पर मोहर लग गई। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा आगे चल के हमारे संविधान की उद्देशिका बनता है, और अनेक समितियां बनाई गई थी। उन समितियों में सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब थे। B.R. अम्बेडकर साहब को 2 बार चुनाव लड़वाना पड़ा। पहली बार पूर्वी बंगाल से लड़े, लेकिन जब हमारे देश का विभाजन माउंट बेटन योजना के तहत हो जाता है तो वह पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था वह पाकिस्तान में चला जाता है, जिसकी वजह से इनको बम्बई में एक पूना संसदीय क्षेत्र से पुनः लड़ा के जितवाया जाता है, या खुद ही जीत जाते हैं और पुनः संविधान सभा में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में नहीं हो पाया था, तो देखते हैं। देखिए, इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पर N. गोपालास्वामी आयंगर थे। तीसरे नंबर पर K.M. मुंशी। चौथे नंबर पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 5वें नंबर पर सैयद मोहम्मद शादुल्ला। 6वें नंबर पर B.L. मित्र थे, परंतु थोड़े समय के बाद यह हट गए और इनके स्थान पर N. माधव राव। कौन? N. माधव राव को सदस्य बना दिया गया। ये अपने निजी कारणों से हटे थे। 7वें नंबर पर D.P. खेतान थे। इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण T. कृष्णमाचारी को सदस्य बना दिया गया। अर्थात 7वें सदस्य कौन थे? 7वें सदस्य T. कृष्णमाचारी थे। और अन्य समितियां भी बनाई गई थी। इन समितियों को भी हम लोग देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अन्य समितियों में प्रारूप समिति हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चलिए, नहीं हो रहा है, देखते हैं। दूसरे नंबर पर संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसी किताबों में झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में J.B. कृपलानी जी का नाम आता है, जबकि झंडा समिति की अध्यक्ष नहीं बल्कि उसमें यह सदस्य भी नहीं थी, तो वह गलत है, ठीक है। आगे देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू।
कार्य संचालन समिति, ध्यान में रखिएगा यह इंपॉर्टेंट है। के एम मुंशी का नाम कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी था। आगे मूल अधिकार संबंधी उप समिति जेबी कृपलानी साहिबा, उप अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस. वारदाचारी, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति में जीवी मावलंकर, आवास समिति के अध्यक्ष कौन? आवास समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, और इतनी ही समितियां इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जब हमारा अनेक समितियां बन जाती हैं तो हमारे संविधान पर वर्क शुरू हो जाता है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कुल 114 दिन बहस हुई थी संविधान बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, कुल रुपए व्यय हुए थे 63,96,729 रुपये, और मैंने बताया था 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन? 3 वाचन। आज तीनों वाचन की चर्चा करेंगे। 3 वाचन। 3 वाचन में पहला वाचन हमारा हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा 15 नवंबर से 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक, और यह 15 नवंबर जो था यह 1948 था। ठीक है, तीसरा वाचन हमारा जो होता है, तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। कितना? 14 नवंबर से 26 नवंबर, और यह दोनों 1949 ईस्वी में हो जाता है। तो 3 वाचन हुए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था महिलाओं की संख्या 15 थी। सारी चीज़ें हो चुकी थी। इसके आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो एक डेट आता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। एक डेट आता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। 26 नवंबर 1949 ईस्वी। मैंने बताया था इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संविधान बनकर हमारा क्या हुआ? तैयार हो चुका था। और इसमें से लगभग 16 अनुच्छेद, कितने? 16 अनुच्छेद। कितने? 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए। लागू भी कर दिए गए और संविधान को अंगीकार कर दिया गया। अंगीकार। तो प्रश्न पूछता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत या अंगीकार किया गया? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ध्यान में रखिएगा, इसमें से जो 16 अनुच्छेद थे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो कि उस दिन लागू हुए थे। तो 5 था, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 379, 380, 388, 388 के बाद 391, 392, 393 और 394। इतने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अंगीकृत हो जाता है। फिर एक डेट आती है 24 जनवरी 1950। कौन सी डेट आती है? 24 जनवरी 1950। इस पर चर्चा करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए 24 जनवरी
1950 ईस्वी को क्या होता है? तो सबसे पहली बात होती है कि इस दिन संविधान सभा की, क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक होती है, और अंतिम बैठक के रूप में कौन सी? 12वीं बैठक होती है। ठीक है, कितने? 12वीं बैठक होती है, और इसमें सर्वसहमति से, क्या सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति बना दिया जाता है या फिर घोषित कर दिया जाता है। 26 जनवरी से पहले यह डेट जो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होती है, इसी दिन दो प्रमुख कार्य किए गए थे। क्या? दो प्रमुख और कार्य किए गए थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वह दो कार्य क्या क्या थे? तो पहला कार्य था भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन घोषित कर दिया जाता है। अगर इसकी चर्चा करेंगे हम लोग तो इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता हमारे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, क्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, भारत के कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम गाया गया था, और इसके अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण। कौन? बिशन नारायण धर जी थे। इसी दिन एक और कार्य किया गया था दोस्तों, जिस पर हम लोग चर्चा भी करते हैं। अगला पेज ले लें। राष्ट्रीय गीत के रूप में, क्या राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में किसको चुना गया? तो राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को चुना गया। किसको? वंदे मातरम को। तो राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम, इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न यह भी पूछ लेता है कि इसको सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? किस अधिवेशन में? तो ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो हुआ था 1896 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है। संविधान सभा की 24 तारीख की यह डेट होती है, और इसमें लगभग 284 लोग भाग लेते हैं। कितने लोग? 284 सदस्य इसमें कितने भाग लेते हैं? सदस्य इसमें 284 भाग लेते हैं, और 284 लोगों का हस्ताक्षर भी हो जाता है। अब यह बात आती है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान हमारा पूर्णतः निर्माण कर दिया गया। बताया जाता है कि दिल्ली इसको एक शीशे के टब में हीलियम गैस के अंतर्गत रखा गया है। इसको हाथों से लिखने वाले अवध बिहारी या प्रेम बिहारी रायजादा जी थे। यही सब सारी चीज़ें इसमें होती है। संविधान सभा में मुहर के रूप में हाथी का प्रयोग किया गया था। ये सब वनडे एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया और लागू भी हो गया। बनकर तैयार तो 26 सितंबर को ही हुआ था।
लेकिन पूर्णतः लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उसके बाद फिर आगे अनेक कार्य होते हैं जैसे कुछ और कार्य आप लोगों को बताते हैं। संविधान सभा के द्वारा ही संविधान सभा के द्वारा ही 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा तिरंगा को अपनाया गया था, है ना, अपनाया गया था। इसमें से कुछ प्रश्न होता है, जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2 होता है। ठीक है, 3:2 होता है। इसमें रंग कितने होते हैं? तो इसमें 3 रंग होते हैं। कितने? 3 रंग होते हैं। इसमें एक तिल्लियों का एक समूह होता है। तिल्लियों का एक समूह, कुल तिल्ली कितनी होती है? 24। और इस समूह को क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। कई बार यह भी पूछ लेता है कि यह राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियों का जो समूह या चक्र है उसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों, यह हमारा संविधान सभा समाप्त होता है। अब थोड़ा सा हम लोग यह चर्चा करते हैं कि संविधान सभा के बाद हमें और आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोगों की अगली कक्षा में जब चर्चा होगी तो सबसे पहली चर्चा होगी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। दोस्तों, विदेशी स्रोत से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या? डायरेक्ट प्रश्न। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे भारतीय संविधान जब हमारा बना था तो उस समय कुल कितने भाग थे, वर्तमान में कितने हैं, अगर दोनों परीक्षा में साथ आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा बता देते हैं, इसको समझ लीजिए। जब हमारा संविधान बन के पूरा तैयार हो गया तो उसमें 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। लेकिन अगर संशोधन को जोड़ा जाए, जो अनुच्छेद हैं उसमें संशोधन जो किया गया है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग और 465 से अधिक अनुच्छेद हो जाएंगे। ठीक है, अब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की बात करेंगे जब हम लोग अगली क्लास में, तो यह बताया जाता है कि भारत शासन, मैंने भी बताया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे ही ले लिए गए थे। और जो कुछ शेष था, विश्व के लगभग 60 देशों से कुछ न कुछ लिया गया था। तो उसमें से जो प्रमुख देश हैं, जो हमारे परीक्षा से जरूरी है और संबंधित है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आगे तीसरे नंबर पर जो हमारी चर्चा होगी वो होगी अनुसूचियों की चर्चा होगी। और इस अनुसूची को हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। विस्तृत पढ़ते हुए शक्तियों का बंटवारा, उसके बाद फिर हम लोग भाषा से संबंधित चीज़ें, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यह 4 अनुसूचियों को और विस्तृत रूप में देखेंगे। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। क्यों पूछता है प्रश्न? क्योंकि यह संशोधित अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, फिर आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो चौथे नंबर पर इसके आगे हमारी बात होगी राज्य पुनर्गठन के बारे में। राज्य पुनर्गठन के बाद एक छोटा सा टॉपिक होगा क्षेत्रीय परिषद। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है क्षेत्रीय परिषद। और क्षेत्रीय परिषद पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी हम लोग एकदम विस्तृत से पढ़ेंगे, एकदम आनंद से पढ़ेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। और जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ लेंगे
तब जाके कहीं भारतीय संविधान की वास्तविक शुरुआत होगी हम लोगों की और आप लोगों की नज़रों में, और स्टार्ट होगा भाग 1 भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।